क्या होता है जब एक साइंटिस्ट गलती से भविष्य में टाइम ट्रेवल कर जाता है, मगर अब यहाँ वो पाता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। जहाँ उसकी पूरी फैमिली मारी गई, जिनके मर्डर का इल्जाम अब उसी के सिर पर है। अब क्या वो साइंटिस्ट फिर से टाइम ट्रेवल करके अपने भविष्य को बदल पाएगा और अपने परिवार को मरने से बचा पाएगा, या फिर टाइम के इस पैराडॉक्स में ही फंस कर रह जाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है, जहां एक साइंटिस्ट ईथन अपने एक असिस्टेंट सीएल के साथ अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अभी ईथन ने एक नई टेलीपोर्टेशन डिवाइस की खोज की है, जिसके जरिए वे किसी भी जीव को एक पोर्टल से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें उस जीव में एक ट्रैकर नामक लिक्विड इंजेक्ट करना पड़ता है। और आज दोनों पहली बार इस टेलीपोर्टेशन मशीन को चार्ली नामक एक डॉग पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज 23 अगस्त का दिन है, जो कि आगे की पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इसे याद रखिएगा। अब सीएल चार्ली में ट्रैकर नाम का फ्लूइड इंजेक्ट करती है और उसे एक चैम्बर में बैठा देती है। अब ईथन मशीन को शुरू करता है और देखते ही देखते चार्ली अब अपने चैम्बर से गायब हो चुका था। दोनों खुश थे कि उनके एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट सफल रहा है, मगर उन्हें झटका तब लगता है जब वे पाते हैं कि अब चार्ली दूसरे रिसीविंग चैम्बर में वापस ही नहीं आया है। तो वो टेलीपोर्ट होकर गया कहाँ, और बिना रिसीविंग चैम्बर के वो कहीं और टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता। दोनों ही जल्दी से सब कुछ फिर से टेस्ट करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनसे गलती कहाँ हो रही है और चार्ली टेलीपोर्ट होने के बाद वापस क्यों नहीं आया। अब दोनों ईथन और सीएल अपने अपने घर आ जाते हैं। यहाँ ईथन की फैमिली में उसकी एक वाइफ टिफनी, माँ एस्टेला और एक बहन फियोना है। और आज शाम को ही ईथन की माँ की बर्थडे पार्टी भी होने वाली है, तो वो उसे जल्दी शाम को फ्री रहने को कहती है। अब उन्हीं के बर्थडे के लिए ईथन एक शॉप से वाइन खरीदता है और बाहर आता है, मगर बाहर आते ही कोई अनजान आदमी उससे टकरा जाता है और उसकी वाइन वहीं गिरकर टूट जाती है। अब ईथन को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया कि वो कौन था। अब जिसने ईथन को टक्कर मारी वो कौन था, वो एक सरप्राइज है जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब ईथन फिर से लैब आ जाता है और मशीन को टेस्ट करने लगता है, और सरप्राइजिंगली अब उस एक्सपेरिमेंट के पूरे 5 घंटे बाद चार्ली फिर से रिसीविंग चैम्बर में आ गया था। ईथन उसे देख खुश था कि उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस काम कर गया, मगर वो 5 घंटे बाद क्यों आया, इसका पता लगाने का अब एक ही रास्ता बचा था, खुद पर ही इस मशीन से एक्सपेरिमेंट करना। सो ईथन अपनी असिस्टेंट के आए बिना ही पहले वही ट्रैकर लिक्विड खुद में इंजेक्ट कर लेता है और फिर मशीन को ऑन कर देता है, और कुछ ही पल में अब वो खुद को रिसीविंग चैम्बर में पाता है। मगर अब शॉकिंगली पूरी लैब बदली बदली सी लग रही थी, जहां सब कुछ कवर किया गया था। ईथन समझ नहीं पा रहा था कि कुछ ही मिनट्स के अंदर ये जगह इतनी कैसे बदल गई। यहाँ वो बाहर देखने जाता है, जहाँ बाहर एक गार्ड बैठा था और वो ये कहकर ईथन का पीछा करने लगता है कि ये जगह एक बड़ी टेक कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। ईथन किसी तरह से वहाँ से भागता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्राइवेट लैब किसी और कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। ईथन जल्दी से अपने घर पहुंचता है, मगर अब सरप्राइजिंगली यहाँ भी वो पाता है कि उसका घर बिक चुका है और यहाँ अब कोई नहीं है। ईथन यहाँ से जल्दी से अपनी असिस्टेंट सीएल के पास उसके घर पहुंचता है, मगर अब सीएल उसे देख चौंक जाती है और हैरानी से कहती है कि तुम अब तक कहाँ छुपे हुए थे और पुलिस से कैसे बचे। अब ईथन कहता है कि वो पहले से कंफ्यूजन में है कि उसके आसपास ये क्या हो रहा है, तो सीएल को उसे सब कुछ शुरू से बताना होगा। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सीएल के अनुसार अब ईथन पूरे 6 महीने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके आ गया है, यानी कि जो मशीन उसने बनाई थी वो टेलीपोर्टेशन तो करती है, मगर समय में आगे या पीछे, यानी कि वो एक टाइम ट्रेवल मशीन है। लेकिन ईथन का भविष्य इतना खराब हो गया, उसने भी नहीं सोचा था। पहले उसकी लैब पर किसी प्राइवेट कंपनी ने कब्जा कर लिया, उसका घर बिक चुका है। यहाँ सीएल बताती है कि ईथन की माँ अभी कोमा में है और उसे पुलिस भी पिछले 6 महीनों से ढूंढ रही है। अब ईथन को पुलिस क्यों ढूंढ रही है, ये पूछने पर जो सीएल उसे बताती है, ईथन सुनकर पूरी तरह से अंदर से हिल जाता है। दरअसल पूरे 6 महीने पहले जिस दिन ईथन ने टाइम ट्रेवल किया, यानी कि 23 अगस्त का दिन, उसी दिन शाम को ईथन की पत्नी और बहन दोनों का खून हो गया।
और फिर ईथन उसी दिन से गायब है। तो पुलिस को लगता है कि उसी ने उन्हें मारा होगा। अब ईथन ये सुन सदमे में था कि उसकी बहन और पत्नी दोनों मारे जा चुके हैं, मगर उसे पता करना था कि उनके साथ क्या हुआ। तो अब वे कहाँ मारे गए, वो लोकेशन न्यूज में ढूंढकर ईथन वहीं पहुंचता है जहां ये एक खाली फैक्ट्री थी। मगर तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस पाती है कि जिन हथियारों से दोनों का मर्डर हुआ उन पर ईथन के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मगर वो अभी तक कहाँ गायब था, और क्या उसी ने तो किसी और से उनका मर्डर नहीं करवाया। पुलिस यही सब उससे पूछने लगती है। अब ईथन खुद नहीं जानता था कि उनकी जान कैसे गई, तो वो पुलिस को भला क्या बता पाता। मगर तभी एक लॉयर आता है और जमानत पर ईथन को छुड़ा लेता है। अब ईथन तो इस लॉयर तक को नहीं जानता, मगर अब वो पाता है कि उसे रूबिकॉन इंटरनेशनल नामक किसी प्राइवेट कंपनी ने भेजा है। और अब उसी कंपनी के कुछ गुंडे ईथन को स्टेशन के बाहर से ही उठा लेते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे जान से मारने के लिए ही पुलिस से छुड़वाया है। यहाँ ईथन किसी तरह से उनसे बचकर भागता है और अब उसे पता था कि उसे वापिस से अपने समय में जाना होगा। तो वो फिर से अपनी लैब पहुंचता है और गार्ड से बचते हुए किसी तरह से उनके आने से पहले फिर से टाइम ट्रेवल कर जाता है और पल भर में ही वो फिर से 23 अगस्त के दिन पहुंच जाता है, जिस दिन शाम को उसकी पत्नी और बहन दोनों की जान जाने वाली है। तो उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं उन्हें बचाने के लिए। मगर तभी लैब में इस समय का ईथन आता है, जो कि अभी भी उस डॉग चार्ली के आने का वेट कर रहा है। यहाँ अब चूंकि इस टाइम में दो ईथन हैं, तो 6 महीने बाद वाले ईथन को अब हम ईथन 2 कहेंगे। यहाँ ईथन 2 पहले सीएल से मिलता है और उसी कंपनी के बारे में सब जानकारियां जुटाने को कहता है, जिसका नाम रूबिकॉन इंटरनेशनल है। दरअसल ईथन पहले उसी कंपनी के लिए काम करता था, मगर फिर उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब टाइम मशीन से ईथन को पता है कि वो कंपनी भविष्य में उसकी लैब पर कब्जा कर लेगी। और यहाँ छानबीन से वो पाता है कि दरअसल रूबिकॉन कंपनी सभी ऐसे साइंटिस्ट को मारकर या उन्हें फंसाकर उनके इन्वेंशंस को अपना बताकर काफी पैसे कमा रही है। यानी कि इस बार वे ईथन के इस नए एक्सपेरिमेंट को हथियाने के लिए उसे ही उसकी पत्नी और उसकी बहन के खून में फंसाने वाले हैं। तो ईथन को जल्दी से अपनी फैमिली को उस कंपनी के गुंडों से बचाना होगा। लेकिन ईथन के इस नए एक्सपेरिमेंट की खबर उस कंपनी तक पहुंची कैसे, क्योंकि इसे तो सिर्फ सीएल और ईथन की फैमिली ही जानती है। तो इसके बारे में उन्हें बताया किसने? अब इन सब के पीछे कौन है, हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब ईथन भागते हुए अपनी वाइफ को फोन भी करता है, मगर उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। सो वो पहले अपनी बहन को बचाने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पहले से उसे कोई मारने के लिए आया हुआ था और वो ईथन पर भी अटैक करता है। मगर ईथन किसी तरह से उसे बेहोश करके अपने घर आ जाता है और अपनी माँ और बहन फियोना को सब समझाता है कि उनकी जान खतरे में है, तो उन्हें चौकन्ना रहना होगा। लेकिन उसकी पत्नी टिफनी का फोन अभी भी बंद आ रहा था, तो बाकी दोनों को घर पर ही रहने का कहकर अपनी पत्नी को लेने वो उसके ऑफिस जाने लगता है। लेकिन अब उसके ऑफिस के बाहर ही फिर से उसी कंपनी के लोग ईथन को उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ ईथन से मिलने के लिए उसी प्राइवेट लैब का ओनर रोमन आता है और कहता है कि उनकी कई दिनों से ईथन की नई इन्वेंशन पर नजर थी और वे उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को अपना बताकर काफी पैसे कमाने वाले हैं। हालांकि उन्हें अभी तक पता नहीं है कि दरअसल वो एक टाइम मशीन है। तो रोमन यहाँ कहता है कि उसके यहाँ से जाते ही उसके आदमी ईथन को यहीं जान से मार देंगे और फिर उसकी बहन और पत्नी को भी मार देंगे, जिससे सबको लगेगा कि ईथन ने उन्हें मारकर खुद की भी जान ले ली है। अब यहाँ से सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा ईथन ने भविष्य में देखा था, लेकिन इस बार ईथन इस भविष्य को बदलना चाहता था। तो सबसे पहले रोमन के वहां से जाते ही वो एक गार्ड को उलझाकर वहां से भाग निकलता है और दोनों गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। और यहीं भागते हुए ईथन की टक्कर अपने पास्ट वर्जन से लगती है, जो कि अभी वाइन लेकर आ रहा था। और ये वही सीन था जो कि कहानी के शुरू में हमने देखा था, यानी कि वो टक्कर मारने वाला कोई और नहीं ईथन का ही फ्यूचर वर्जन था। अब ईथन किसी तरह से दोनों गार्ड्स को चकमा तो दे देता है, मगर जैसे ही वो अपने घर जाने लगता है तभी उसके पीछे से कोई उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब ईथन को बेहोश किसने किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब कई घंटों बाद ईथन की आंख खुलती है, जहां वो पाता है कि अब कई घंटे बीत चुके हैं और वो अब तक बेहोश था। तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए, चूंकि उसे भविष्य से पहले से पता था कि वो कहाँ मरने वाली है, ईथन जल्दी से वहीं पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे जो दिखाई देता है
उससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ पहले से ही ईथन का एक और वर्जन मौजूद था जो कि उसकी पत्नी टिफनी की लाश के पास बैठा है और पूरी तरह से खून में लथपथ है। ईथन हैरानी में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जल्दी से वहाँ से फिर से अपनी लैब आ जाता है, जहाँ से वो फिर से कुछ और घंटे पास्ट में टाइम ट्रेवल करने लगता है क्योंकि ईथन नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी की जान जाए और वो कैसे भी करके भविष्य को बदलना चाहता है। अब चूंकि ईथन इसी दिन में कुछ घंटे पहले आया है तो अब उसके इसी दिन में पहले से 2 और वर्जन मौजूद हैं। तो अब से हम इसे ईथन 3 कहेंगे। यहाँ ईथन को चूंकि सब कुछ पता है तो वो पहले ईथन 2 के पास जाता है जो कि उन्हीं 2 गार्ड से बचकर भाग रहा है और ये उसी के कुछ घंटों पहले का वर्जन है। तो ईथन 3 अब उसे बेहोश कर देता है और यही हमने कहानी में कुछ देर पहले देखा था, यानी कि ईथन 2 को उसी के फ्यूचर वर्जन ने बेहोश किया था। अब ईथन 3 ईथन 2 को घर ले जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर इस बार पहले ही उसी फैक्ट्री पहुंच जाता है जहां कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी की जान जाने वाली है। लेकिन यहाँ ईथन के सामने बहुत बड़ा राज खुलता है। दरअसल उसी प्राइवेट लैब के मालिक ने ईथन की पत्नी टिफनी को एक चेयर से बांध रखा था और ऐसा करने में उसका साथ ईथन की बहन फियोना ने दिया है। ईथन हैरान था कि उसकी बहन फियोना भला ऐसा क्यों कर रही है, जहां फियोना अब उसे बताना शुरू करती है कि दरअसल उसे पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि हाल ही में एक गैम्बलिंग के दौरान वो काफी सारे पैसे हार गई, जिसके बाद उसी प्राइवेट लैब के मालिक ने उससे कांटेक्ट किया जिससे उन्हें उसके भाई के लेटेस्ट इन्वेंशन के बारे में पता चला। तो दोनों ने सौदा किया जिसके बदले में वे उसे काफी सारे पैसे देंगे और इसी के लिए फियोना ने उनका साथ दिया है। ईथन हैरान था कि उसी की बहन ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया और वो उसे वहीं रुकने को कहता है, मगर तभी फियोना ईथन की पत्नी को ही उसकी आंखों के सामने गोली मार देती है और कहती है कि उसे तो बस बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन तभी पीछे से रोमन भी अब फियोना को गोली मार देता है और कहता है कि उन्होंने तो बस ईथन की इन्वेंशन तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया और वे कोई सबूत नहीं छोड़ सकते। तो अब दोनों की मौत का इल्जाम ईथन पर आने वाला है कि उसने ही इन दोनों को मारकर खुद की भी जान ले ली। और ये कहकर रोमन गार्ड से कहता है कि वे ईथन को भी जान से मार दें। वहीं ईथन अब पूरी तरह से टूट चुका था, वो चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाया और अब गार्ड्स उसे भी मार देंगे। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाला था कि घायल टिफनी एक गार्ड पर अटैक करती है जिसमें वो तो मारी जाती है, मगर ईथन अपनी रस्सियां खोलकर गन ले लेता है और सब गार्ड्स को मार डालता है। मगर अब सिर्फ वो ही बचा था, उसकी पत्नी और बहन दोनों मर चुकी थी। और तभी वहाँ ईथन का पास्ट वर्जन आता है और ठीक इसी सीन को हम कहानी में कुछ देर पहले देख चुके हैं। तो पहले की तरह वो फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ईथन 3 अब समझ चुका था कि वो चाहे कितना भी टाइम ट्रेवल कर ले वो कुछ नहीं बदल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और इतने सारे टाइम ट्रेवल के बाद भी वो अपनी पत्नी और बहन दोनों में से किसी को नहीं बचा पाया। तो वो अब डिसाइड करता है कि चूंकि उसी पर दोनों के ही खून का इल्जाम लगेगा तो अब वो भविष्य में बहुत ज्यादा साल आगे टाइम ट्रेवल करके चला जाएगा और वहीं से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेगा। और यहाँ से ईथन टाइम ट्रेवल मशीन को शुरू कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। थैंक यू।